नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज मैं बात करूंगा कुछ मेंस से संबंधित, है ना। देखिए, चाहे आप तैयारी कर रहे हो आरओ की, या फिर आप तैयारी कर रहे हो बीईओ परीक्षा की, या फिर आप तैयारी कर रहे हो पीसीएस की, इन सभी में प्री के बाद जो मेंस होता है, मेंस में एक सेक्शन आता है ऐसे का। तो आज हम ऐसे के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार ऐसे क्या होता है, किस तरीके से लिखना चाहिए, एक अच्छा ऐसे लिखने के तरीके क्या हैं और एक ऐसे में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके बारे में मैं आज आप लोगों से डिस्कशन करूंगा कि एक अच्छा निबंध किस तरीके से लिखा जाता है। क्योंकि देखिए, चाहे आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीओ की कर रहे हैं या पीसीएस की कर रहे हैं, मेंस में आपको ऐसे तो लिखना ही होगा हर हालत में, इससे बचा नहीं जा सकता। तो जब ऐसे हमें लिखना ही है और अच्छे नंबर दिलवाता है, तो फिर ऐसे में हमें इसकी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। अभी से आप थोड़ी जानकारी ले लोगे तो जब आपका मुख्य परीक्षा होगी तो आपके दिमाग में एक रोड मैप होगा कि आखिरकार चीज़ों को कैसे तैयार करना है। ठीक है, तो इसी मुद्दे पर आज हम बातचीत करेंगे। देखो, ऐसे को हिंदी में कहा जाता है निबंध। ठीक है, हिंदी में मैं यहाँ आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पेपर में आपको निबंध हिंदी में ही लिखना है। चाहे आप बीयू देने जाओगे या फिर स्पेशली अगर हम आरओ की बात करें तो आरओ में तो या एआरओ में तो आपको निबंध हिंदी में ही लिखना होगा, अंग्रेजी का ऑप्शन ही नहीं होता। और बीयू में भी आपको हिंदी में ही लिखना पड़ेगा। तो ऐसे में फिर जरा हम हिंदी से संबंधित ही इसकी व्याख्या करेंगे। बाकी पीसीएस में क्या होता है कि निबंध आप हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर आरओ में और बीयू में निबंध हिंदी में ही लिखा जाएगा। तो निबंध बेसिकली होता है क्या? देखो, निबंध जो है ये अपने नाम से ही पता चलता है। निबंध का मतलब है जो बांधे रखता है। बात समझ रहे हैं? जो बांधे रहे, जो बांधे रहे वही निबंध है, इसके नाम में ही है। जो निबंध का मतलब है बंध, मतलब बांधना। तो निबंध लेखन की एक ऐसी विधा है जो पाठक को अंत तक बांधे रहती है। तो अच्छा निबंध लिखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपका निबंध ऐसा होना चाहिए जो उस पाठक को, अब आपके केस में पाठक कौन होगा? आपके केस में पाठक होगा आपका एग्जामिनर, जो आपकी कॉपी चेक करेगा। और एग्जामिनर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि उसके पास हज़ारों कॉपी होती हैं, उनको जांचना होता है उसे। और ऐसे में अगर आपका निबंध जरा सा भी बोरिंग हुआ, जरा सा भी उबाऊ हुआ, तो फिर वो उसे पढ़ेगा नहीं, थोड़ा सा ही पढ़ के एवरेज मार्किंग कर देगा। ठीक है, या एवरेज या बिलो एवरेज मार्किंग दे करके आपकी कॉपी को फेंक देगा। तो निबंध बेसिकली जो है ये इसी क्षेत्र में ही काम करता है कि अच्छा निबंध जो है वो निबंध की परिभाषा से ही निकल के आता है कि निबंध का मतलब है जो आपको अंत तक बांधे रहे, वही निबंध है। ठीक है, तो निबंध एक लेखन की ऐसी विधा है जिसमें पाठक अंत तक बंधा रहे। अगर इस तरीके का कोई निबंध है तो फिर हम उसे अच्छा निबंध कह सकते हैं। निबंध में बेसिकली दो चीज़ों को हम शामिल करते हैं। पहला होता है तार्किक पक्ष, लॉजिकल रीजनिंग हम इसे बोल सकते हैं। निबंध में पहला चीज़ क्या होगा? तार्किक पक्ष होगा। जिस भी मुद्दे पर आपको निबंध लिखना है, मैं एग्जाम्पल से भी आपको बताऊँगा, जिस भी मुद्दे पर आपको निबंध लिखना है उसमें दो चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है, दो चीज़ों का समावेश उस निबंध में होना चाहिए। पहला, निबंध में तार्किक पक्ष होना चाहिए, यानी लॉजिकल उसमें फैक्ट होने चाहिए। और दूसरा, तार्किक पक्ष के साथ साथ उसमें भावनात्मक पक्ष भी होना चाहिए। ठीक है, यानी निबंध में थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट भी होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो जैसे अगर हम मान लीजिए खेती पर कोई निबंध आता है या कृषि पर कोई निबंध आता है, तो पहला आपको क्या करना है कि पहले तो खेती या कृषि से जुड़े आप जो फैक्ट हैं उनको रखिए, और दूसरा जो किसानों के भावनात्मक मुद्दे उनको भी रखिए कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों को उनकी उपज का जो है पर्याप्त नहीं मिल पाता है, एमएसपी पर प्रॉपर कानून नहीं है। ठीक है, आत्महत्या करनी पड़ती है किसानों को, पूरे देश को खिलाते हैं लेकिन फिर भी गरीब रहते हैं, तो भावनात्मक पक्ष भी उसमें होना चाहिए। इन दोनों का मिश्रण ही एक बेहतर निबंध को जन्म देगा, ध्यान रखना। इनमें से कोई भी चीज़ अगर आप ज़्यादा या कम कर दोगे तो फिर दिक्कत आएगी। दोनों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, दोनों बराबर रहें। अगर केवल भावनाओं में बह करके आप निबंध लिखा है, मान लीजिए निबंध आया किसान के ऊपर, किसान की स्थिति के ऊपर, आप केवल उसमें भावनात्मक चीज़ें जो है भराए,
कि किसानों की स्थिति बहुत ख़राब है, बेचारे बहुत परेशान है, पहनने को कपड़े नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, और फैक्ट आपने एक भी नहीं रखा या उसमें तार्किक पक्ष एक भी नहीं है, तो फिर वो इम्बैलेंस हो गया, वो जमेगा नहीं और आपको बढ़िया नंबर नहीं मिलेंगे मेंस में। तो तार्किक पक्ष और भावनात्मक पक्ष दोनों ही उसमें बराबर तरीके से होने चाहिए। ठीक है, दोनों ही उसमें बराबर तरीके से होने चाहिए, दोनों का मेल होना चाहिए, तब जाकर के एक अच्छा निबंध लिखा जा सकता है। और तार्किक और भावनात्मक पक्ष होने के साथ साथ निबंध की जो शैली हो वो रोचकतापूर्ण होनी चाहिए। निबंध रोचक होना चाहिए। रोचक मतलब इंटरेस्टिंग होना चाहिए। अगर केवल आप उसमें फैक्ट ही भर दोगे तो उसको वो शायद ना पढ़े, और ना पढ़ने का अर्थ ये होगा कि आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। निबंध को पढ़ते समय जो पाठक है, आपके केस में पाठक कौन होगा? आपका एग्जामिनर। तो एग्जामिनर जब उसे पढ़ना शुरू करे तो वो रुक ना पाए, अंत तक उसे वो पढ़ने, मतलब उसे खुद मन में आए कि यार ये तो मुझे पढ़ना ही है पूरा, कितना अच्छा लिखा गया है। तो निबंध रोचकतापूर्ण होना चाहिए। ऐसे जो होना चाहिए रोचकतापूर्ण होना चाहिए। उसमें इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अब रोचकतापूर्ण कैसे होगा? तो उसके लिए आपको कुछ कहानियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कुछ कविताओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कुछ कोट आपको उसमें देने पड़ेंगे, तब जाकर के वो रोचक होगा। उबाऊ निबंध आप लिखोगे तो 2 लाइनें एग्जामिनर पढ़ेगा और जो है पढ़ करके उसको हटा देगा। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अब जैसे मार्केट में क्या निबंध की बहुत सारी किताबें आती हैं। पहले मैं आपको बता दूं, निबंध किसी किताब से तैयार नहीं हो सकता। पहली बार, निबंध लिखने की हर व्यक्ति की अपनी अलग शैली होती है। अगर आप किताब से पढ़ करके कोई निबंध एग्जाम में छाप भी आओगे ना, तो एग्जामिनर 1 मिनट में उसे पकड़ लेगा और आपको बिलो एवरेज नंबर दे करके भगा देगा। और बिलो एवरेज नंबर का मतलब ये होगा कि आप फाइनल सिलेक्शन में बाहर हो जाओगे, सीधी सी बात है। तो किताब से रट्टा मार करके कोई निबंध आपको नहीं देखना है। हाँ, किताब से या किसी कोचिंग से, जैसे हम ही लोग निबंध की प्रैक्टिस कराते हैं SCS में, तो हमारे जो निबंध होते हैं वो आपको सीधे याद नहीं करने हैं। अब मान लीजिए हमने जो है किसी मुद्दे पर 100 निबंध दे दिए, आरो के 100 निबंध दे दिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो 100 के 100 निबंध जो है बिल्कुल रट्टा मार लो, याद कर लो, बिल्कुल सेम टू सेम छापाओ, नहीं। वो निबंध मतलब ये हो रहा है कि निबंध आपको लिखना कैसे, उसमें कुछ कीवर्ड होंगे जो आपको पकड़ने हैं, और फिर उसमें अपना कुछ ऐड करके, अपना आपका जो फ्लेवर है वो ऐड करके आप उसको निबंध में डालेंगे, तब वो ओरिजिनल निकल के आएगा। रट्टा मार करके या कहीं से कॉपी पेस्ट करके आप लिख दोगे तो वो काम नहीं आएगा। एग्जामिनर उसको पकड़ लेगा और आपको बाहर कर देगा, नंबर कम देगा बेसिकली। और आपका निबंध अगर आपकी, देखिए, आपका अगर कोई ओरिजिनल कंटेंट है तो वो ऑब्वियस बात है वो रोचक होगा। और थोड़ा सा रोचक बनाने के लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ कहानियां जोड़नी पड़ेंगी, कुछ निबंध जोड़ने पड़ेंगे, लेकिन अब कहानियां भी ऐसी हों जो मुद्दे से जुड़ी हों, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब कहानी कोई ऐसी भी ना हो जिसका मुद्दे से कोई और ही छोर ना हो, यानी हिंदी में कहावत है, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, है ना। अब बात जो है चल रही है मान लीजिए खेती से संबंधित, और आप उसमें कहानी जोड़ाएं किसी ओलंपिक के खिलाड़ी की कि जो है कैसे उसने खेल को जीता, तो ये तो कोई बेसर पैर की बात हो गई। तो कहानियाँ भी जो उसमें जोड़नी है वो उस टॉपिक से जुड़ी हुई हों। ऐसा नहीं कि केवल कहानी भरे आए, 2-4 कहानी भरे आया, एग्जामिनर ने उनको पढ़ के केवल कहानी पढ़ते जा रहा है, फैक्ट वैक्ट कुछ है नहीं, और जो कहानियाँ आप जोड़ रहे हैं उसका निबंध से कोई लेना देना ही नहीं है, तो भी आप बाहर हो जाओगे। यानी जो कहानियाँ आप उसमें जोड़े, निबंध में लिखें, वो निबंध से रिलेट करती हुई हों, उससे को रिलेट कर पाए। ऐसा ना हो कि जो है ईरान का तुरंत कुछ भी आप पेले जा रहे हैं, कुछ भी पेलोगे तो फिर एग्जामिनर आपको पेल देगा, ध्यान रखना। तो पहली चीज़, निबंध में 2 पक्ष आपको रखने हैं, तार्किक पक्ष और भावनात्मक पक्ष, दोनों में बैलेंस बना के रखना है। दूसरा, निबंध को रोचकतापूर्ण बनाना है। रोचकतापूर्ण कैसे बनाना है? विभिन्न कहानियों और कविताओं के माध्यम से, ठीक है, ये आपको करना है। अच्छा, जैसे यूपी में, जैसे यूपी PCS वगैरह हो गया या आरो हो गया, इनमें जो निबंध की जो सीमा होती है, वो सीमा, जो शब्द सीमा होती है, वो करीब करीब 700 शब्दों की होती है। यानी करीब करीब जो आपको निबंध लिखना होगा वो करीब 700 शब्दों में लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो शब्द हैं ये भी महत्वपूर्ण है। अब शब्द आपके पास कैसे आएंगे? तो देखो, शब्द आएंगे रीडिंग से, ध्यान रखना, ठीक है। कुछ लोग रीडिंग करते ही नहीं है, कुछ लोग न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ते भाई। तो देखो, न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हो तो इसमें आपका ही फायदा है, ध्यान रखना। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, अच्छी किताबें पढ़ोगे ना, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी आपके शब्दकोश को बढ़ाने में, आपकी वोकैबुलरी को बढ़ाने में। आपका वोकैब अच्छा नहीं होगा, आपका शब्दकोश अच्छा नहीं होगा, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हमें लिखना क्या है। तो रीडिंग स्किल पे थोड़ा काम करिए, ठीक है, क्योंकि ये 700 शब्द जो है, देखिए, ज्ञान का भंडार सबके पास है, लेकिन उस ज्ञान को निबंध में एक्सप्रेस करना, सही ढंग से उसे समझा देना, क्योंकि ये जो राइटिंग की स्किल है, ये आपको ना केवल ऐसे में बल्कि मेंस में जब आप GS में आंसर राइटिंग कर रहे होंगे वहाँ पर भी हेल्प करेगी। तो आंसर राइटिंग करना ही अपने आप में कला है।
और आंसर राइटिंग आप तब कर पाओगे जब आपके पास शब्द होंगे। शब्द कब होंगे? जब आप रीडिंग करोगे, सीधी सी बात है, और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे। तो शब्द, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ज्ञान बहुतों के पास है, लेकिन उस ज्ञान को सही ढंग से लेखनी के माध्यम से जो है पेज पर उतार देना, यही कला है, और यही कला चेक करता है आयोग। चाहे आप यूपीएससी देख लो, चाहे यूपीपीएससी देख लो। तो 700 शब्द हैं आपके पास, इन 700 शब्दों में आपको निबंध लिखना होता है। ठीक है, आप चाहे आरो यारो दोगे तो आरो यारो में आपके पास 3 निबंध आएंगे। 3 निबंध आपको लिखने होंगे, मैं भी आपको पेपर भी दिखा दूंगा। 3 निबंध आएंगे और तीनों की शब्द सीमा करीब करीब 700 शब्दों की होगी, है ना। अब इसमें हमें और क्या करना होता है, ये तो शब्द सीमा हो गई। अब किसी भी ऐसे में बेसिकली कोई भी ऐसे 3 पार्ट में बटा हुआ होता है। पहले होता है उसका इंट्रो। इंट्रो मतलब उसका परिचय, जैसे हिंदी में आपने देखा होगा 10th में या जो है 12th में भी होता है निबंध। तो हम लोग याद करते हैं हमारा प्यारा दोस्त, डाकिया, है ना, इस तरीके से, या मेरी कोई यात्रा, इस तरीके से निबंध होता है। तो पहले उसमें आता है इंट्रो। इंट्रो मतलब परिचय। सेकंड उसमें होती है मेन बॉडी, निबंध की मुख्य जो बात है वो मेन बॉडी में आती है। और थर्ड होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब हिंदी में से कहेंगे हम लोग निष्कर्ष। तो ये इस तरीके से कोई भी ऐसे 3 हिस्सों में बटा हुआ होता है, इंट्रो, मेन बॉडी और कंक्लूजन। इनमें आपको क्या करना है, इनमें आपको 700 शब्दों को बांट करके चलना है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कि इंट्रो में कितने शब्द आपको लिखने चाहिए, तो इंट्रो में करीब करीब जो है मान के चलिए आपको 80 से 100 शब्दों में, 80 से 100 शब्दों में आपको लिखना है इंट्रो, करीब करीब। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा आप करोगे तो फिर मेन बॉडी कम हो जाएगी, है ना। मेन बॉडी तो मुख्य चीज़ है ना, और इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आपने बहुत ज़्यादा लंबा इंट्रो कर दिया तो फिर वो दिक्कत देगा आपको। तो 80 से 100 शब्दों में आपको लिखना है इंट्रो, यानी जिस मुद्दे पर आप निबंध लिख रहे हो उसका परिचय। दूसरा, करीब करीब जो है मान के चलिए 500 से 450 या 450 से 500 मान लो। 450 से 500 शब्दों में, या ऐसे हम चलिए 500 से 550 कर लेते हैं। 550 से 550 शब्दों में आपको जो है मेन बॉडी लिखनी है उस निबंध की, और निष्कर्ष जो लिखना है वो वही फिर से इंट्रो के बराबर ही करीब करीब 80 से, मतलब ये मान के चलिए 50 से 100 शब्दों में करीब करीब आपको निष्कर्ष लिखना है। अब ये थोड़ा बहुत आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 80 शब्द हो गए तो बिल्कुल वहीं रुक गए इंट्रो में। ठीक है, ये इस तरीके से निबंध आपको, अब 700 शब्द है तो हमने विभाजित कर लिया कि करीब करीब 500 शब्दों में हमें उसका लिखना है मेन बॉडी, 100 शब्दों में करीब करीब इंट्रो लिखना है, और 100 शब्दों में उसका जो है कंक्लूजन लिखना है। तो इस तरीके से 700 शब्दों का आपका निबंध हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि आप जब इंट्रो लिखने बैठ रहे हैं तो प्रॉपर आपने हेडिंग ही डाल दी साहब, परिचय, फिर मुख्य बात या मेन बॉडी, या फिर अंत में आपने कंक्लूजन दे दिया। ये सब नहीं करना है। ये सब तो हाई स्कूल इंटर की जो परीक्षाएं होती हैं, 10th 12th की जो परीक्षाएं होती हैं वहाँ पर चलता है। तो ये सब आपको नहीं करना है। आपको कोई भी हेडिंग वेडिंग नहीं डालनी है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इंट्रो में ये आपको ये लिखना है, मेंस में ये लिखना है, मेन बॉडी में कंक्लूजन में ये लिखना है, ऐसा आपको हेडिंग वेडिंग नहीं डालना है। ये बात समझ लीजिए, हेडिंग वेडिंग नहीं डालना है आपको कहीं भी कि आप जो है निबंध लिखते समय हेडिंग डाल रहे हैं। हेडिंग नहीं, निबंध चलेगा किसमें, पैरा में चलेगा। ठीक है, निबंध जो चलेगा वो किस में चलेगा, वो पैरा में चलेगा, पैराग्राफ में चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो है 4 लाइनों का कोई पैराग्राफ लिखा, उसमें करीब करीब 100 शब्द आ जाएंगे। तो 4 लाइनों का पैराग्राफ हो गया, ये आपका हो गया उसका इंट्रो। सेकंड पैरा में जो है आपने करीब करीब उसकी जो है बना ली कम से कम 25 से 30 लाइनें, और वो हो गया उसका मेन बॉडी, और 4 से 5 लाइनों में उसका कंक्लूजन। इस तरीके से आपको निबंध को लिखना होता है। ठीक है, इस निबंध को लिखने के लिए करीब करीब आपको 8 पेज करीब करीब जो है मिलते हैं। ठीक है, तो पेज की भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इसका बॉडी। अब और देखते हैं, अब इनको किस तरीके से लिखना है ये भी देखो। अब जैसे मान लीजिए इंट्रो जब हम देते हैं तो सबसे मेन चीज़ यही होती है कि आप किसी भी चीज़ का परिचय किस तरीके से दे रहे हो। अगर परिचय अच्छा है तो अगर आप परिचय अच्छा अगर लिखोगे तो फिर मान के चलिए कि निबंध जो एग्जामिनर उस निबंध को पढ़ेगा सबसे पहले परिचय से स्टार्ट करेगा। तो अगर परिचय आपने अच्छा दे दिया तो मान के चलिए उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, और इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा तो आगे भी पढ़ेगा, और जितना ज़्यादा निबंध पढ़ेगा उतना ज़्यादा आपको मार्क्स भी देगा। ये बात आप समझ लीजिए, उतने ज़्यादा नंबर भी आपको मिलेंगे। तो इंट्रो का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने बताया कि इंट्रो आपको रखना है करीब करीब, इंट्रो जो आपको रखना है ये करीब करीब रखना है 80 शब्दों का, कम से कम आप रखिए
80 से 100 शब्दों का आपको इंट्रो रखना है। इंट्रो की जो स्टार्टिंग करनी है वो किसी न किसी स्टोरी से करिए। कोई स्टोरी देख लो ऐसे, ठीक है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि स्टोरी भी मुद्दे से जुड़ी हुई होनी चाहिए। आप उल जुलूल कोई भी जो है अकबर बीरबल की कहानी इंट्रो में जोड़ देंगे जिसका कोई संबंध नहीं है मुद्दे से, तो फिर वो काम नहीं करेगी। ध्यान रखना, वो फेल हो जाएगी और आप भी फेल हो जाओगे। तो स्टोरी से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए स्टोरी आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई कविता देख लीजिए, किसी कविता से स्टार्टिंग की जा सकती है। बहुत बढ़िया बढ़िया लेखक हैं, रामधारी सिंह दिनकर की बहुत सारी कविताएं हैं, ठीक है, तो उन कविताओं से स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर कोई जो है कोट आप ले लीजिए, किसी फेमस व्यक्ति का कोई कोट हो जाए, उससे इंट्रो को स्टार्ट किया जा सकता है। वैसे बेहतर यही है कि आप कुछ कविताएं या कुछ स्टोरीज़ याद कर लो, है ना, कुछ ऐसी स्टोरीज़ याद कर लो जो सभी एग्ज़ाम्स में, जो सभी मुद्दों पर करीब करीब फिट बैठ जाए, कुछ बेसिक वाली, है ना। आप अगर कमेंट करोगे तो मैं कुछ ऐसी स्टोरीज़ आपको बता दूंगा, कुछ कविताएं भी बता दूंगा जो लगभग सामान्य होती हैं और हर मुद्दे पर उन्हें फिट कराया जा सकता है। ये भी ध्यान रखना, फिट कराया जा सकता है अगर आप में थोड़ा टैलेंट है तो इस तरीके से आप इंट्रो करिए। फिर आएगी मेन बॉडी। मेन बॉडी में आपको क्या करना है, मेन बॉडी में सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि मुख्य बात जो होगी निबंध की वो मुख्य बॉडी में ही होगी, जो मुख्य उसका हिस्सा है उसमें शामिल होगी। और इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है फ्लो, निबंध का फ्लो। निबंध लिखते समय फ्लो का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप निबंध अच्छा लिखना चाहते हैं तो उसमें फ़्लो होना चाहिए। जब एग्जामिनर उसको पढ़े तो कहीं भी उसको ऐसा ना लगे कि अरे ये पॉइंट ख़त्म हो गया, फिर दूसरा पॉइंट पता नहीं कहाँ से आ गया। तो फ़्लो का होना बहुत ही आवश्यक है। अच्छा फ़्लो अगर आप मेन बॉडी में रखेंगे तो उसे पढ़ने में मज़ा आएगा। जैसे मान लीजिए, जैसे कुछ एग्जांपल आपको देता हूँ मैं। जैसे मान लो कोई बात हमें शुरू करनी है तो हम इस तरीके से फ़्लो, मान लो जैसे कोई मुद्दा चल रहा है ना, जैसे मान लो कोई मुद्दा है, सबसे पहले हम देखेंगे उसका राजनीतिक पक्ष। तो चलिए, मतलब इस तरीके से हम लिखेंगे। तो आइए बात करते हैं इसके राजनीतिक पक्ष की। तो अब सीधे सीधे राजनीतिक पक्ष पे ना आकर के हमने उसमें एक जो है कनेक्टिंग लाइन जोड़ दी कि आइए देखते हैं इसका राजनीतिक पक्ष। राजनीतिक पक्ष देख लिया तो उसके बाद फिर हम जब मुद्दा पूरा हो जाएगा उसके बाद फिर हम उसमें जोड़ सकते हैं कि इसके मतलब इसके जो है सामाजिक पक्षों पर भी विचार किया जाना आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं इसके सामाजिक पक्ष। तो इस तरीके से ये जो कुछ कनेक्टिंग लाइन होती हैं, इस तरीके से आप इसमें काम कर सकते हो, ठीक है। तो फ्लो को बनाए रखने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फ्लो अच्छा होगा तो निबंध पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, और अगर एग्जामिनर ने आपका निबंध पढ़ लिया तो समझो आपको नंबर भी ज़्यादा देगा, ठीक है। हाँ, तो जैसे मैं आपको अच्छा एग्जांपल देता हूँ मेन बॉडी को किस तरीके से लिखना है। जैसे मान लो एक एग्जांपल हम लेते हैं कोई भी, जैसे हरित क्रांति का ले लेते हैं, चलिए, ग्रीन रेवोल्यूशन। जैसे मान लो पेपर में सवाल आया, ऐसे आया कि हरित क्रांति डैश लगा के अभिशाप या वरदान, इस तरीके से मान लो ये निबंध आया और ये आ चुका है, ठीक है, अभिशाप या वरदान। तो पहले आप इसका इंट्रो लिखिए कि हरित क्रांति क्या है बेसिकली, ये आप बताइए इंट्रो में। और हो सके तो किसानों से जुड़ी हुई कोई कविता या कोई कहानी इस तरीके से जोड़ी जा सकती है। और फिर जब आप मेन बॉडी में आएंगे तो फिर आपको क्या करना है, आपको फ्लो बना के रखना है। तो फ्लो में किस तरीके से हमें बना के रखना है कि हरित क्रांति में चूँकि अभिशाप और वरदान की बात करनी है तो हम डायरेक्टली दो ही मुद्दों की बात करेंगे, ठीक है। एक तरफ लिखेंगे हम लोग फ़ायदा कि इससे क्या फ़ायदा हुआ है, और एक तरफ लिखेंगे इससे नुकसान, कि आखिरकार इससे नुकसान क्या हुआ है। फ़ायदा आप बता दो, जैसे हरित क्रांति से क्या फ़ायदा हुआ। हरित क्रांति सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है कि हम खाद्य में आत्मनिर्भर हो चुके हैं, ये इसका फ़ायदा है। खाद्य में आत्मनिर्भर है यानी देश में खाद्य सुरक्षा आ चुकी है। हरित क्रांति की वजह से पहले जो खाने की कमी थी वो हमने दूर कर ली है। दूसरा हम इसमें जोड़ सकते हैं कि किसानों को लाभ की हम बात करें तो किसानों को आर्थिक लाभ है कि नहीं। हरित क्रांति की वजह से किसानों को लाभ पहुंचा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हरित क्रांति की वजह से अधिक उपज हो रही है, ये भी एक इसका फ़ायदा है। तो इस तरीके से आप जो है इसके लाभ की बात कर लीजिए, है ना, अधिक उपज। उसके बाद ये तो हो गए फ़ायदे, अब ये तो हो गए इसके वरदान। अब कुछ नुकसान भी है, नुकसान भी देख लो। नुकसान जैसे क्या है, मिट्टी से जुड़ा हुआ प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इसका एक नुकसान है।
क्योंकि किसान जो है एक ही खेती करता है तो लगातार मृदा प्रदूषण होता है। दूसरा, जब बहुत ज़्यादा आप हरित क्रांति पर निर्भर हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, आप पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, जिससे पहले तो मृदा प्रदूषित होती है, उसके बाद आपका जो है जल प्रदूषण भी होता है, क्योंकि जो पानी बहते हुए जा रहा है वो नदियों में जा रहा है तो जल प्रदूषण हो रहा है। तीसरा नुकसान में जो है हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि एकल फसल को बढ़ावा मिल रहा है, किसान जो है एक ही फसल उगाता रहता है और इससे जो है पर्यावरण को नुकसान है। तो इस तरीके से आप मेन बॉडी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से मेन बॉडी हो जाएगी। फिर आएगा इसका कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपको क्या करना है, निष्कर्ष में आपको बैलेंस लेकर के चलना है, ठीक है। निष्कर्ष में आपको बैलेंस बना करके चलना है, आपको बायस्ड नहीं होना है, ना तो आप बहुत ज़्यादा पक्ष में चले जाओ ना बहुत ज़्यादा विपक्ष में चले जाओ, दोनों पक्षों को साध करके, ठीक है। एक हम बोलेंगे हिंदी में मतलब पक्षपात रहित निष्कर्ष आपको लिखना है, बिल्कुल अनबायस्ड, ठीक है। जो अच्छी बात है वो भी, और आपको अपना एक स्टैंड लेकर के चलना है, बिल्कुल जैसे गवर्नमेंट के स्टैंड होते हैं, जैसे राजनेताओं के स्टैंड होते हैं, बिल्कुल बीच के, ना तो वो किसी के पक्ष की बात करते हैं ना किसी के विपक्ष की बात करते हैं, ठीक है। जो सरकार कर रही है उसी के पक्ष में रहते हैं, सरकारी अधिकारियों का यही रहता है, ठीक है। ना तो वो पूरी तरीके से सरकार के पक्ष में है ना ही सरकार के खिलाफ है, जो नीति कहती है वो उसके साथ है। तो हमें भी नीति के साथ रहना है, तो पक्षपात रहित काम करना है, जो नीति है वही हम कहेंगे। तो आपको इसमें अनबायस्ड होकर के निष्कर्ष लिखना है। तो इस तरीके से अगर आप काम करते हो, है ना, इस तरीके से थोड़ा सा काम करते हो आप ऐसे को लेकर के, तो निश्चित रूप से ऐसे में आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे। क्योंकि देखिए अभी 3 निबंध आएंगे मान लीजिए, है ना, तो फिर वो आपको थोड़ा सा अच्छे से तैयार कर लेने चाहिए। अब निबंध किस तरीके के आते हैं वो भी आपको दिखाता हूँ एक बार। तो यहाँ पर आप देख लो, अच्छा ये जो है आरओ का है और यहाँ पे शब्द सीमा 600 है, पीसीएस में शब्द सीमा 700 रहती है, यहाँ पर 600 है। ये आरओ का निबंध है। तो यहाँ पर 3 निबंध आएंगे जैसा कि मैंने बताया, और इनकी शब्द सीमा 600 है। किस तरीके का निबंध होता है, अच्छा एक निबंध 40 नंबर का है तो 3 120 नंबर के हैं, और 3 घंटे यानी एक निबंध को लिखने के लिए आपको एवरेज 1 घंटा मिलेगा। ये भी आप देख लो, अच्छा ठीक है। देखिए ये 600 शब्दों में आपको कोई भी एक लिखना है, एक विषय पर, साहित्य संस्कृति का अंतर संबंध, शिक्षा और नैतिक मूल्य, वर्तमान राजनीति का परिदृश्य और उसका भावी प्रभाव, ठीक है। दूसरा ऐसे है यहाँ पर समसामयिक परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण परिरक्षण प्रदूषण निवारण की महत्ता। दूसरा, गरीबी रेखा की तलाश सामाजिक समता का प्राथमिक प्रयास है। तीसरा, भारतीय जनजीवन की चुनौतियाँ, तो ये दूसरा है। खंड तीसरा है, इसमें तृतीय विश्व युद्ध की आशंका और भारत की क्या नीति होंगी, स्थानीय बनाम भूमंडलीय, प्राकृतिक आपदा और हमारी तैयारियाँ। तो इस तरीके से आपको ऐसे लिखने को आते हैं। देखिए कठिन कुछ भी नहीं होता है तब तक जब तक आप उसे कर नहीं लेते। आप नहीं करोगे तब तक वो कठिन है, लेकिन आप एक बार उसे कर लोगे फिर वो सरल हो जाता है, ठीक है। अब जो लोग आईएएस का पेपर निकाल देते हैं आप उनसे पूछो आईएएस कठिन है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्होंने निकाल दिया। जो लोग एवरेस्ट पे चढ़ते हैं आप उनसे पूछो एवरेस्ट पे चढ़ना बहुत कठिन है क्या, तो कहेंगे नहीं इतना भी कठिन नहीं है, आप भी चढ़ जाओगे। ऐसा वो इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि उसे कर लेते हैं। तो अगर आप भी अच्छे से थोड़ा सा तैयारी कर लो, देखो मेंस के लिए सबसे बेहतर जो रणनीति है वो है आंसर राइटिंग, सीधी बात, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप आंसर राइटिंग कर लोगे उतना आपका सिलेक्शन नज़दीक आप सिलेक्शन के पहुंच जाओगे। ऐसे ही ऐसे में है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरा, जिस तरीके से जीएस के पेपर में, चाहे जीएस फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो या फोर्थ हो, इनमें हम जैसे जीएस में फ्लो चार्ट बनाते हैं, वैसे फ्लो चार्ट आपको ऐसे में नहीं बनाने होते हैं, सिंपल सा उसे पैराग्राफ में लिखना होता है। तो ये मैंने थोड़ा सा बात करी आपसे ऐसे को लेकर के, चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की तैयारी कर रहे हैं या बीओ की, तो इस तरीके से ऐसे राइटिंग आप कर सकते हो। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्प किया हो तो आप कमेंट करना। अगर आपको तैयारी करनी है पीसीएस की, बीओ की, आरओ की, तो इस चैनल पर हम लोग फ्री कोर्स चला रहे हैं, आप उसके माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो। इसके अलावा हमारे पेड प्रोग्राम भी चल रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा। तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। आप लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए ज्वाइन कर लो हमारा टेलीग्राम चैनल स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन।